हेलो एवरीवन। सो आज जो है चैप्टर आपका कार्बन एंड्स कंपाउंड, उसको डिस्कस करेंगे सीबीएसई क्लास 10। ठीक है। सो ऑल स्टूडेंट फोकस करेंगे सभी चीज़ों पर। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है कि कार्बन क्या है, व्हाट इज कार्बन। ठीक है ना। तो अगर हम देखते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है 6। और अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 2,4। तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, जैसा ये एक डायग्राम दिखाया गया है, तो डायग्राम में देख सकते हैं पहला ऑर्बिट है बेटा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और बाहर वाला इलेक्ट्रॉन उसमें 4 इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं। तो बेसिकली इसमें 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन बाहर वाले ऑर्बिट में देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन आपको अलग से दिखाई दे रहे हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है इसकी वैलेंसी कितनी है कार्बन की। तो कार्बन की वैलेंसी, पहला पॉइंट है वैलेंसी, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 4। वैलेंसी, वैलेंसी का मतलब है कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है। वैलेंसी का मीनिंग हो गया कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो इधर 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 इधर, ठीक है। वैलेंसी का मतलब है कि कोई एटम कितने दूसरे एटम के साथ में जुड़ सकता है, बॉन्ड बना सकता है। अब वो सेम एटम के साथ भी जुड़ सकता है और डिफरेंट एटम के साथ भी जुड़ सकता है, अलग अलग एटम के साथ में जुड़ सकता है। ठीक है, ये वैलेंसी हो गया। तो 4 वैलेंसी की वजह से हम इसको बोल देते हैं टेट्रावैलेंट। तो कार्बन जो है ना वो टेट्रावैलेंट है, टेट्रावैलेंट। ठीक है, 4 वैलेंसी वाला है। सेकंड, यहां पर आप देख सकते हैं पॉइंट, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर आ गया है कार्बन का 6। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन भी लिख दिया हमने 2,4। टेट्रा वैलेंसी यानी कि 4 वैलेंसी दिखाता है। अगली जो है यहाँ पर वो है कैटेंशन पावर, एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन। तो शायद हमने कैटेंशन के बारे में लिया होगा, कैटेंशन स्केच, कार्बन के एलोट्रोप्स, हाइड्रोकार्बन्स। चलो लिया नहीं तो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, यहीं पर ही दिखा देता। सेकेंड पॉइंट है इसके बारे में कि ये मोस्ट कैटेंशन पावर शो करता है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, ये क्वेश्चन बन जाएगा आपके एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शो मोस्ट कैटेंशन पावर, मोस्ट कैटेंशन पावर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट कैटेंशन पावर इन ऑल एलिमेंट। ऑल में बात कर रहे हैं सब में, यानी कि पीरियडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट में सबसे ज्यादा कैटेंशन कौन दिखाएगा। कैटेंशन का मतलब ये होता है कि सबसे ज्यादा लंबी चेन कौन बनाएगा। जैसे मान लीजिए एक कार्बन है, इससे एक कार्बन और जुड़ जाएगा और जुड़ जाएगा और जुड़ जाएगा और जुड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसकी वैलेंसी 4 थी, तो एक ही कार्बन ने अपने जैसे 4 कार्बन को और जोड़ लिया। अब ये जो कार्बन है ना, ये भी अदर कार्बन से जुड़ सकते हैं, ऐसे ये भी बॉन्डेड हो सकते हैं, ये भी आगे जुड़ सकते हैं। तो यानी कि कार्बन ना एक बहुत लंबी चेन बना सकता है कार्बन की ही। जैसा कि डायमंड और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के बने हुए, तो उनमें बहुत सारे लाखों करोड़ों कार्बन के एटम्स जुड़े चले जाते हैं। ठीक है, लंबी से लंबी चेन बना सकते हैं, लॉन्ग से लॉन्ग चेन बना सकते हैं। तो क्योंकि सबसे लंबी चेन कौन बना सकता है, कार्बन बना सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन। मोस्ट कैटेंशन पावर कौन शो करता है, कार्बन। तो सबसे लंबी चेन कार्बन बनाता है। उसके बाद में अगला जो हमारा पॉइंट है वो है बेटा कोवलेंट बॉन्डिंग। ये कोवलेंट बॉन्डिंग दिखाता है। कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है ये भी देख लेंगे। तो तीसरा पॉइंट में है कि ये कोवलेंट बॉन्डिंग दिखाता है। कोवलेंट बॉन्डिंग का मतलब ये होता है, अगर आप समझे, जैसे मान लीजिए 2 इंसान है, ए और बी। ठीक है, दोनों के पास 50-50 रुपए हैं और उन दोनों का दिमाग एक जैसे काम करता है। उनको पता है कि हमें एक व्यापार करना है, बिजनेस करना है। उस बिजनेस को करने के लिए 100 रुपए चाहिए। तो उनमें से कोई भी अकेला अपना बिजनेस कर नहीं सकता, क्योंकि हर एक के पास 50 रुपए हैं। तो दोनों का माइंडसेट है बिजनेस करने का, तो दोनों अपने 50-50 रुपीज शेयर करके 100 रुपए करेंगे इकट्ठे और 100 रुपए से वो बिजनेस खड़ा कर देंगे। तो इसका मतलब है यानी कि उनके द्वारा जो बॉन्ड बना है, बिजनेस एक तरीके का बॉन्ड हो गया, उनके द्वारा जो बॉन्ड बना है उस बॉन्ड में दोनों ने अपना शेयर कितना डाला है, इक्वल डाला है। अगर 50 इसने दिया है इन्हें, तो 50 बी ने भी दिया है। ठीक है, तो यानी कि कोवलेंट बॉन्ड का मतलब ये होता है कि ऐसा बॉन्ड जो म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बना है या इक्वल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बना है, बराबर शेयरिंग से बना। तो कोवलेंट बॉन्ड हो गया आपका इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है बराबर मात्रा में शेयर किए गए हों। जैसा मान लीजिए, अब मैं कह रहा हूं आपसे एग्जाम्पल में कि एक हाइड्रोजन का एटम था, एक क्लोरीन का एटम था, और उन्होंने एक बॉन्ड बना लिया कोवलेंट HCl। तो बेसिकली हुआ क्या है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया है बॉन्ड बनाने के लिए, और एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है सपोजेट किसने, क्लोरीन ने दे दिया बॉन्ड बनाने के लिए। तो क्योंकि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना है, कितने इलेक्ट्रॉन से, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना है, और दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक एटम ने दिया है, एक इसने दिया हाइड्रोजन ने, एक इसने दिया क्लोरीन ने। तो ये जो बॉन्ड बना है इसको बोलने के हम कोवलेंट बॉन्ड। या फॉर एग्जांपल मान लीजिए Cl2 है, क्या है, Cl2 क्लोरीन। तो वो कैसे बनेगा, Cl का एक एटम प्लस Cl का एक एटम। अब दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, दोनों के एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना लेंगे Cl2। तो ये यहाँ पर इन्होंने जो बॉन्ड बनाया वो इक्वल शेयरिंग से बनाया, तो ये कौन सा बॉन्ड हो गया है, कोवलेंट बॉन्ड हो गया है। तो कोवलेंट बॉन्ड आपको ध्यान रखना है कि कैसा होता है, क्या होता है, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, हमें पता चल गया। फिर उसके बाद में कह रहा है कि शो मल्टीपल बॉन्डिंग, ये मल्टीपल बॉन्डिंग भी दिखा सकता है। मल्टीपल बॉन्डिंग का मतलब क्या हो गया, चौथी प्रॉपर्टी है इसकी, कार्बन की 4 प्रॉपर्टी लिए। नंबर 4 कह रहा है कार्बन को हमने सी से दिखा दिया, कार्बन शो मल्टीपल बॉन्डिंग यानी कि कार्बन जो है एक से ज्यादा बॉन्ड दिखा सकता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड भी दिखा सकता है, डबल भी, ट्रिपल भी। अब जैसा मैंने कहा कि कार्बन सी सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के साथ में एक बॉन्ड दिखा रहा है। अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा रहता है तो डबल बॉन्ड दिखाता, कार्बन अगर नाइट्रोजन के साथ में जुड़ जाए तो क्या दिखाएगा, ट्रिपल बॉन्ड भी दिखा देगा। तो ये सिंगल बॉन्ड भी दिखा रहा है, डबल भी दिखा रहा है, और कौन सा बॉन्ड भी दिखा रहा है, ट्रिपल। तो तीनों ही तरह के बॉन्ड ये दिखा सकता है, सिंगल भी, डबल भी और ट्रिपल भी। इसीलिए कह रहा है कि शो मल्टीपल बॉन्डिंग, ये मल्टीपल बॉन्ड शो करता है। एक चीज याद रखना हमेशा, जहां पर सिंगल बॉन्ड होता है वहां पर होता है, उस बॉन्ड का नाम होता है सिग्मा बॉन्ड। क्या नाम होता है, सिग्मा। जहां पर डबल बॉन्ड होता है वहां पर एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड हो जाता है, और जहां पर ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां पर एक सिग्मा 2 पाई हो जाता है। और सिग्मा बॉन्ड की नेचर स्ट्रॉन्ग और पाई बॉन्ड की नेचर वीक। ये सिग्मा है, ये नेचर में स्ट्रॉन्ग होता है, और ये पाई है, ये नेचर में वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। याद रखना, जैसे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ एक सिग्मा है और नीचे के 2 कैसे बॉन्ड हो जाएंगे, पाई। और जहां पर 2 है वहां पर एक सिग्मा और एक पाई, और जहां पे सिंगल बॉन्ड है वहां पे ओनली सिग्मा बॉन्ड। ये बात भी आपको याद रखनी है सभी बच्चों को। अब आगे इसमें अगर देखें हम, और इसके बारे में क्या बता रहा है, ठीक है ना, कार्बन के बारे में, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कह रहा है कार्बन की वर्सेटाइल नेचर है। वर्सेटाइल नेचर के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर ही चुके हैं, तो क्या क्या चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं थोड़ा सा दिखा दूं, कुछ अलग होगा तो हम उसको एक बार आपको एक्सप्लेन भी कर देंगे। तो जैसा ये कह रहा है कि वर्सेटाइल नेचर में स्ट्रॉन्ग सीसी बॉन्ड, ठीक है ना, यानी कि इनके बीच में जो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा ना वो बहुत ही मजबूत बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो देख लीजिएगा, ये कार्बन के बीच में बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है ना। तो ये जो कार्बन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो यानी कि सी सिंगल बॉन्ड सी, ये जो बॉन्ड बना है ना ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। वही मैंने बताया था, ये सिग्मा बॉन्ड है तो स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इनको तोड़ना बहुत मुश्किल है। अच्छा, अगर आपको उसको तोड़ना है, ब्रेक करना है, डिसोसिएट करना है, तो आपको 356 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। तो अगर आप मान लीजिए इसको 350, अब ऐसे यहाँ पे नहीं, ऐसे करो, मान लीजिए सिंगल बॉन्ड है, आपने इसको हीट दे दिया 356 किलो जूल पर मोल एनर्जी दे दिया, देने के बाद में ये अलग अलग हो जाएंगे, ये वाला सी अलग हो जाएगा, ये वाला सी अलग हो जाएगा। बेसिकली इनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था ये टूट जाएगा इतनी एनर्जी देने पर, ठीक है। तो जो एनर्जी यहाँ पर लगी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ठीक है, जो एनर्जी यहाँ पर लगी है इसको ब्रेक करने के लिए, उस एनर्जी को हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा इसको, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। यानी कि वो एनर्जी जो बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगी है उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगी ऊर्जा, ठीक है। वैसे मुश्किल टूटता है इसका बॉन्ड, ठीक है। फिर अगली है फॉर्म्स लॉन्ग चेन। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ, कह रहा है लंबी चेन बनाता है। हाँ बनाता है, अभी बताया था ना, लंबी चेन बनाता है। क्यों लंबी चेन बनाता है कार्बन, अभी बताया था क्यों बनाता है। नहीं, ये नहीं है आंसर, कोई भी बता सकता है। अभी बताया था बेटा, क्योंकि कार्बन मोस्ट कैटेंशन पावर शो करता है। कैटेंशन समझ गए, कार्बन यानी कि सेम एटम से जुड़ने की जो पावर है ना वो सबसे ज्यादा ये शो करता है। अभी मैंने देखो यहाँ पर क्वेश्चन में बताया था, ठीक है ना।
ये शो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शो मोस्ट कैटेंशन पावर। तो कार्बन यानी कि सबसे लंबी चेन बना सकता है। मैंने देखो इसकी चेन ही बनाई। सेम एटम्स के बीच में, सेम एटम्स के बीच में, एक जैसे परमाणुओं के बीच में सबसे लंबी श्रृंखला बना सकता है। सेम एटम्स के बीच में सबसे लॉन्ग चेन को क्रिएट कर सकता है कार्बन, इसलिए इसकी कैटेंशन पावर ज्यादा है। तो यहाँ पर इसने क्वेश्चन में क्या कहा कि लॉन्ग चेन बना सकता है, इसका मतलब इसकी कैटेंशन पावर सबसे ज्यादा है, तो ये हो गया कैटेंशन। ठीक है, फिर फॉर्म्स ब्रांच चेन, ब्रांच चेन भी बना लेता है। ब्रांच चेन का मतलब है कि जैसा मान लीजिए यहाँ पर कार्बन जुड़ा, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, या नीचे ऊपर भी कार्बन जोड़ सकते हैं, तो ये चेन बना सकता है, कितनी भी लंबी चेन बना सकता है। ठीक है, और ये साइक्लिक कंपाउंड भी बना लेता है, साइक्लिक कंपाउंड भी बना लेता है। साइक्लिक कंपाउंड जो क्लोज होते हैं, डबल, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी दिखा देता है, अभी मैंने आपको दिखाया था। ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद में ये सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड दोनों तरह के बॉन्ड बना लेता है। इन बातों को मैं लिख देता हूं यहाँ पर, अलग से देख लीजिएगा वर्सेटाइल नेचर में। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट देखो यहाँ पर, एक तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट कैटेंशन शो करता है, लंबी चेन बना लेता है। तीसरी चीज इसने बताई है कि ये क्या बना लेता है, चेन बना लेता है। ठीक है ना, चेन, चेन की फॉर्मेशन करता है। चेन की फॉर्मेशन जहां मान लीजिए एक कंपाउंड लिया हमने CH3, CH, Br, CH, C, Cl, CH3, CH2, CH3। तो देख लो यहाँ पर इसने कितनी सारी चेन बना दी, यहाँ चेन, यहाँ चेन, यहाँ चेन। तो ये इतनी सारी चेन इसने बना दी है, तो ये चेन सबसे ज्यादा बना सकता है। उसके अलावा फोर्थ पॉइंट अगर इसके बारे में देखें, एक तो चेन का हो गया, फिर उसके अलावा जो है कह रहा है कि बॉन्ड बना सकता है। बॉन्ड ये आपस में ही, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी बन सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी बन सकता है, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है। पांचवा पॉइंट ये कह रहा है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों होते हैं। सैचुरेटेड वे कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, सैचुरेटेड वो होंगे जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। और अनसैचुरेटेड कौन से होंगे भाई, अनसैचुरेटेड वो होंगे जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। बेसिकली सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड इससे भी समझ सकते हैं आप। सैचुरेटेड कंपाउंड जो होंगे ये लो टेम्परेचर पर फ्रीज हो जाएंगे, लो टेम्परेचर पर फ्रीज हो जाएंगे, जम जाएंगे। जैसा मान लीजिए कोकोनट ऑयल, गोले का तेल सर्दियों में जम जाता है, कोकोजम घी, ठीक है ना, वेजिटेबल घी बोलते हैं जिसको, वो भी जम जाता है। तो ये हो गए सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड जो लो टेम्परेचर पे भी ना जमे, जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं आपसे पेट्रोल की, डीजल की, तो वे जल्दी से जमते नहीं है, तो वे अनसैचुरेटेड है। जो ना जमे लो टेम्परेचर पे भी वो अनसैचुरेटेड, जो जम जाए वो सैचुरेटेड। तो ये सारी की सारी इसकी हो गई है प्रॉपर्टीज, क्या हो गई, इसकी प्रॉपर्टीज हो गई है कार्बन की। तो ये आपको थोड़ा सा प्रॉपर्टीज इसकी याद रखनी है। आफ्टर दैट उसके बाद में कंपाउंड एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है कि जहां जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं, वो तो होते हैं एल्केन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा वे सारे कंपाउंड एल्केन, जहां पर डबल बॉन्ड होगा वे सारे कंपाउंड एल्कीन, और जहां पर ट्रिपल बॉन्ड होगा वे सारे कंपाउंड क्या कहलाएंगे, एल्काइन। ये पहचान भी है इन सीरीज की। एल्केन की पहचान है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन की पहचान है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और एल्काइन की पहचान है कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। उसके बाद में जो है यहाँ पर अगला है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, अगली स्केच है कार्बन के एलोट्रॉप। एलोट्रॉप्स का मतलब होता है कि कार्बन है, कार्बन के नेचर में, नेचर यानी कि हमारी जो प्रकृति है, जो नेचर है, इस नेचर में कार्बन कितने फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, कितने फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, इसकी एग्जिस्टेंस निकालनी है, एग्जिस्ट करता है। तो ये कह रहा है कि कार्बन बहुत सारे फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। कार्बन डायमंड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, कार्बन जो है ना फुलरीन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसे फुलरीन्स बोलते हैं, और कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। यानी कि तीनों कंपाउंड, चाहे वो ग्रेफाइट हो, पेंसिल देखिए आपने अपनी, पेंसिल को जो छीलते हैं उसका जो मूंगा होता है वो ग्रेफाइट का ही बना होता है, और जो ग्रेफाइट है बेसिकली ये होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर आप मान लीजिए पेंसिल को दोनों साइड से छील के और उसको सर्किट में लगाए तो उससे करंट आसानी से पास हो सकता है, क्योंकि ग्रेफाइट है, उसके अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो आसानी से पास कर देगा। जबकि डायमंड इसका उल्टा है, डायमंड ना तो हीट को पास करता है ना ही करंट को पास करता है। ये चीजें समझनी है आपको। डायमंड की बात समझे तो डायमंड जो है बनेगा इसी से ही, कार्बन से ही। तो
बेसिकली क्या होगा, जो कोल होता है, कोयला होता है, हजारों साल बाद, ठीक है ना, हजारों साल बाद बहुत सारे फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, पीएच वैल्यूज, प्रेशर, टेम्परेचर बदलने के बाद में वो कार्बन ही, बेसिकली कोयला ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, डायमंड में, ठीक है ना। तो बेसिकली डायमंड जो होता है, डायमंड कार्बन का बना हुआ, और हर कार्बन की कितनी वैलेंसी होगी, 4 वैलेंसी होगी। ओके चलो कोई, वो वहां सही लिखी हुई तो है, तो भाई ध्यान देखना है आपको, इतना कोई नहीं, चलो ठीक है। सो डायमंड की 4 देखो कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है, और यहाँ पर 4 की 4 वैलेंसी जो है ना वो कंप्लीट मिलेगी आपको, इसकी 4 की 4 वैलेंसी कंप्लीट मिलेगी, 1 2 3 4, मतलब कितनी भी लंबी चेन बन जाए, सभी कार्बन जो हो गए ना उनकी वैलेंसी क्या मिलेगी आपको, कंप्लीट मिलेगी। जितने भी कार्बन लगते चले जाएंगे, लॉन्ग से लॉन्ग चेन बनती चली जाएगी, सारी चेन में आपको कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट मिलेगी। लेकिन डायमंड में क्या होता है, डायमंड इसमें ग्रेफाइट में क्या होता है, बेसिकली ग्रेफाइट में होता है, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ग्रेफाइट में बेसिकली ये वाली जो चेन है, एक नीचे भी बन जाती, उसके नीचे भी बन जाती, उसके नीचे भी बन जाती, लेकिन एक चेन से दूसरे चेन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन खाली पड़ जाता, एक बॉन्ड टूट जाता। अब वो इलेक्ट्रॉन खाली पड़ जाता तो उसकी वजह से दो स्लाइड जो है ना आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लिप होने लगती। तो जब ये स्लाइड एक दूसरे के ऊपर क्या हो सकती है, स्लिप हो सकती है, इनके स्लिप होने की वजह से इसके बीच में से इलेक्ट्रॉन भी स्लिप हो सकता है। जब इनके बीच में से इलेक्ट्रॉन स्लिप हो सकता है तो हम कह देते हैं कि जो ये ग्रेफाइट है, ये इसमें से हीट भी पास हो जाती है, और ग्रेफाइट के अंदर से जो करंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो भी पास हो जाती है। तो इसीलिए डायमंड के बारे में आता है कि ये बेड कंडक्टर है, बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर होता है। और बस यहां पर बेड की जगह गुड कर देंगे, बाकी सारा जुगा तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके अलावा डायमंड जो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस है, डायमंड क्या सब्सटेंस है, स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस, यानी कि इसको जल्दी से आप ब्रेक नहीं कर सकते, इसको जल्दी से आप ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप इस पे चाहे कितना भी तेज प्रेशर वाली चीज मार दीजिए, ये ब्रेक नहीं होने का, ठीक है ना। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस, दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि बेसिकली बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट देखिए इसका, क्योंकि ठोस है ना, सॉलिड है, सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं, यानी कि उसको कितने डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दिया जाए कि वो मेल्ट हो जाए, पिघल जाए। तो 3200 से लगा के 3500-3600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है इसका, 3500 डिग्री सेल्सियस, इतना इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ेगा आपको उसको मेल्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। और फ्लोरीन C60 इसके बारे में आता है कि कार्बन की 60 कार्बन की एक चेन बन जाती है, जो कि एक फुटबॉल की शेप ले लेती है। किसकी शेप ले लेती है, फुटबॉल जैसी शेप ले लेती है 60 कार्बन की। तो C60, ठीक है ना, फ्लोरीन से बनता है 60 कार्बन से। तो ये हो गया इसके एलोट्रॉप्स। तो एलोट्रॉप्स का मतलब हो गया कि कार्बन और कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो वैसे तो हजारों है, लेकिन हमने 2-3 पढ़ ली जो हमारे सिलेबस के अंदर आ रही है बात। फिर है हाइड्रोकार्बन्स। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? तो बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स देखो, जैसे कि नाम से पता चलता है, हाइड्रो वर्ड यहाँ पर अलग है और कार्बन वर्ड अलग है। हाइड्रो वर्ड बना है हाइड्रोजन से और कार्बन बना है कार्बन से। तो यानी कि वे सारे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनेंगे उन्हें हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो हम कहेंगे कि कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हाइड्रोकार्बन्स को देखा जाए कि कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड, तो मैं पहला एग्जाम्पल लिखूंगा एल्केन का। एल्केन, वैसे मैंने पहचान बताई थी, इनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो जैसे एल्केन का एक एग्जाम्पल हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो देखिएगा यहाँ पर ये कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है, और बीच में बॉन्ड भी आप देख सकते हैं, ओनली सिंगल बॉन्ड है। दूसरा एग्जाम्पल आप देखें यहाँ पर एल्कीन। एल्कीन, तो एल्कीन का एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड CH2। पहचान मैंने बताई थी आपको एल्कीन की क्या है, कि इनमें डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, और इसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और तीसरी कोई चीज आपको दिखाई नहीं देगी। तीसरा एग्जाम्पल है एल्काइन।
एल्काइन की पहचान होती है कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा रहता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसकी पहचान भी होती है एल्काइन की ट्रिपल बॉन्ड। इनमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और कोई चीज दिखाई नहीं देगी। हाइड्रोकार्बन सारे के सारे कार्बन से मिलकर बना हो। और देखिएगा क्योंकि कार्बन इतने सारे कंपाउंड में पाया जा रहा है, कार्बन इतने सारे कंपाउंड में पाया जा रहा है कि इसकी एक अलग से ब्रांच बना दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन इतने सारे कंपाउंड बनते हैं, कार्बन की दुनिया में इतने सारे कंपाउंड बनते हैं कि उसकी वजह से एक अलग ब्रांच बना दी जिसका नाम है केमिस्ट्री। क्या नाम है उसका? केमिस्ट्री। अलग से ब्रांच बना दी केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि वो केमिस्ट्री जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की, यानी कि वे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन कंटेन होगा। ब्रिंग में ग्लास ऑफ वाटर। अब यहां तक के हमने बात समझ में आ गई हमारी, ठीक है। आगे हम देखते हैं यहां पर इसको आगे फंक्शनल ग्रुप्स। देखो यहां पर ना 2-3 स्लाइड्स हैं, आगे भी देखो फंक्शनल ग्रुप है, होमोलोगस सीरीज है, ठीक है ना, और ये नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर इसी के अंदर आ जाएगा, फंक्शनल ग्रुप के अंदर ही हम डिस्कस कर लेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप में बेसिकली नोमेनक्लेचर में हम देखते हैं IUPAC नेम, ठीक है। IUPAC दोस्तों, IUPAC फुल फॉर्म होती है, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा। I से इंटरनेशनल, U से यूनियन, P से प्योर, A से अप्लाइड और C से केमिस्ट्री। तो साथ साथ दोहराते रहिए ताकि आपके याद भी हो जाए। इंटरनेशनल, यूनियन, प्योर, अप्लाइड, केमिस्ट्री। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री, नॉट ओनली फॉर क्लास 10th, ऑल्सो फॉर क्लास 12। आप 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, तीनों साल में आएगा ये। 10th में भी आ रहा है, 11th में भी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर, ठीक है ना, जो आपकी फर्स्ट वॉल्यूम है उसमें 11th में भी, NCERT में और 12th में भी है। तो ये तीनों ही क्लास में आपको काम देगा, फायदा देगा, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम जो है वो 3 पार्ट से मिलकर बनेगा। कितने पार्ट से? 3 पार्ट से। तो मैं तीनों पार्ट नोमेनक्लेचर वाले हेडिंग में दिखा देता हूं आपको। ये रहा, हमने नोमेनक्लेचर यहां से लिया था, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर वाले हेडिंग में दिखा देते हैं। तो 3 पार्ट कौन कौन से होंगे बेटा? पहले पार्ट को बोलते हैं प्रीफिक्स, यानी कि जो सबसे पहले लिखा जाएगा। फिर MHP, मेन हाइड्रोकार्बन पार्ट, जो बीच में लिखा जाएगा। मेन हाइड्रोकार्बन पार्ट जो बीच में लिखा जाएगा। और उसके अलावा आता है लास्ट में सफिक्स, जो सबसे लास्ट में लिखे जाएंगे, यानी कि जिसके अंदर हमारे फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे। जैसा मान लीजिए किसी इंसान का नाम है मैं बोल देता हूं, जैसे किसी का नाम है रमेश कुमार चतुर्वेदी। तो पहला नाम उसका रमेश, दूसरा कुमार और तीसरा चतुर्वेदी, 3 वर्ड से मिलकर बन गया। तो पहला जो लिखा जा रहा है वो प्रीफिक्स, जो बीच में लिखा जा रहा है उसके नाम में वो हो गया MHP, और जो लास्ट में लिखा जा रहा है वो सफिक्स, ठीक है। जैसा मोहम्मद नासिर अंसारी, तो पहले जो लिखा जा रहा है वो हो गया प्रीफिक्स, और जो बीच में लिखा जाएगा वो होगा MHP, और जो लास्ट में लिखा जाएगा वो होगा सफिक्स। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैव द प्रॉब्लम टू शोविंग द टीथ। दांत दिखाने की दिक्कत होती है, बहुत लोगों को होती है, ठीक है। बेटर है डेंटिस्ट को दिखाइए, पीले हो गए हैं। बिल्कुल आप मान सकते हो, सैंड एक अच्छा एग्जांपल है, आप रेते का इस्तेमाल कीजिए। सो सफिक्स जो सिंगल बॉन्ड से लगे रहेंगे सभी के, और कुछ ही है, इनके नाम आपको याद रखने हैं। सिंगल बॉन्ड Cl, Cl से बनता है क्लोरो, Br थोड़ा सा याद रखने वाले ब्रोमो, ठीक है। I से क्या बनेगा? आयोडो। CH3 सिंगल बॉन्ड, उससे बनता है मिथाइल। सिंगल बॉन्ड C2H5, उससे बनता है एथाइल। और MHP का मतलब कोई कंपाउंड कितने कार्बन का बना हुआ है? कोई कार्बन का बना है उसको बोलते हैं मैथ। हो सकता है कोई कंपाउंड 2 कार्बन से बना हो, उसको बोलते हैं एथ। हो सकता है कोई कंपाउंड 3 कार्बन से बना हो, उसको बोलते हैं प्रोप। कोई 4 से बना हो सकता है, उसको ब्यूट। कोई 5 से पेंट, 6 से बेटा बन जाएगा हेक्स, 7 से बन जाएगा हेप्ट, 8 से बन जाएगा ऑक्ट, 9 से नॉन, और 10 से डेक। इस तरीके से, ठीक है। आप इतना भी याद रख लीजिएगा, काफी। उसके बाद में सफिक्स के अंदर आती है सारी सीरीज, जैसा जो हमने यहाँ पर देखा है फंक्शनल ग्रुप, जैसा एल्केन सीरीज। अच्छा ये होमोलोगस में यहाँ पर देखिएगा एल्कीन, एल्काइंस, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, नाइट्राइल, कार्बोक्सिलिक, ठीक है, एस्टर, एमाइन, एमाइड, ठीक है। ये सारी की सारी सीरीज है।
इनके आईयूपीएसी नेम भी बता रखे बेटे कैसे कैसे बनेंगे। जैसा अगर एल्केन होगा तो एल्केन के लास्ट में तो ए एन ई लगाएंगे एल्केन वाले में, ठीक है, एल्केन ए एल के और प्लस ए एन ई एल्केन, ठीक है। एल्कीन में ई एन ई लगाएंगे, एल्काइन में वाई एन ई लगाएंगे, एल्कोहल का नाम लिखते हुए ओ एल लगाएंगे, पहचान एल्कोहल की ओ एच होती है। एल्डिहाइड पहचान सी एच ओ और लास्ट में लगाएंगे ए एल। कीटोन की पहचान सी डबल बॉन्ड ओ और लास्ट में लगाएंगे ओ एन ई वन। उसके बाद में नाइट्राइल, नाइट्राइल की पहचान होगी सी ट्रिपल बॉन्ड एन और इसके नाम लिखते हुए नाइट्राइल ही लगाएंगे। उसके बाद में कार्बोक्सिलिक सी डबल ओ एच, इसके लास्ट में ओइक एसिड लगाएंगे। उसके बाद में एस्टर आर सी डबल ओ आर और लास्ट में ओ एट लगाएंगे। एमाइन है आर एन एस टू, एन एस टू पहचान है एमाइन ही लगाएंगे और एमाइड है सी ओ एन एस टू, इसमें एमाइड ही लगाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सीरीज के अंदर आते हैं। तो हम कुछ यहाँ पर आईयूपीएसी नेम करके देख लेते हैं। जैसा मैं पहली सीरीज आपके सामने रखूं यहाँ पर एल्केन, कौन सीरीज ले लें हम यहाँ पर, एल्केन सीरीज अगर हम यहाँ पर ले लें, व्हाट इज द टाइम राइट नाउ, टाइम क्या हुआ बेटा, कोई बता सकता है, टाइम देख के बताइए। एल्केन व्हाट इज इट, एग्जैक्ट 7 o'clock, ओके। सो एल्केन जो है भाई, एल्केन के बारे में यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। एल्केन सबसे पहले इसकी आईडी आती है, आईडी मतलब इसकी पहचान, तो आईडी होती है इसकी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा। उसके बाद में इसका नेम कैसे लिखते हैं बेटा, नेम लिखते हैं इसका MHP, MHP यही वाला MHP मेन हाइड्रोकार्बन पार्ट। उसके साथ में इसके लास्ट के 3 वर्ड ANE जोड़ देंगे, ANE। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया भी कि इसके लास्ट में ये वाले बताया था ना इसमें कि इसमें ANE, किसी में ENE, किसी में ऑल अल ऑन, ये इस तरीके से लगेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, तो आपको सारे आईयूपीएसी ने बिल्कुल आसानी से समझ में आएंगे, ठीक है। इसको ले लीजिए एक बार। उसके बाद में ठीक है यहाँ पर देखेंगे इन वाला एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, सपोज दैट आपके सामने CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। पहली चीज इसकी पहचान करो, इसको पहचानो, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल 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 बॉन्ड वाले उनकी पहचान होगी कि वो कौन सीरीज के होंगे, एल्केन सीरीज से होंगे, ठीक है ना। फिर उसका नाम कैसे लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे कि उसमें MHP के साथ में क्या जोड़ना है भाई, ANE। MHP मतलब मेन हाइड्रोकार्बन पार्ट, यानी कि उसमें कितने कार्बन है, तो उसमें कितने कार्बन है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 1 2 3, कितने कार्बन है इसमें 3। 3 कार्बन से क्या बनता है भाई, यहाँ पे लिखा हुआ 3 से बनता है प्रोप, देखो मेथ एथ प्रोप, 3 से प्रोप बनेगा, तो आपने लिख दिया प्रोप, ये तो हो गया MHP वाला पार्ट प्रोप। और MHP के साथ में जोड़ना क्या है इसमें सिंगल बॉन्ड में, ANE, तो यहाँ पर जोड़ देंगे ANE, तो नाम क्या बन गया इसका, प्रोपेन। क्या बन गया भाई, प्रोपेन। दूसरा एग्जांपल देखिएगा यहाँ पर, सपोज दैट ये आ गया है सेकंड एग्जांपल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH Br सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। काउंटिंग देखो इसमें ना आपकी बार में प्रीफिक्स लग गया है, काउंटिंग वहां से शुरू करेंगे जहां से प्रीफिक्स क्या पड़ेगा, नियर बाई पास पड़ेगा। इधर से 1 2 पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 पे आ रहा है, तो इधर से पास पड़ रहा है, तो काउंटिंग यहां से कर देंगे 1 2 3 4 कार्बन आ गए। अब देखो ये जो प्रीफिक्स है, क्योंकि पहले आता है प्रीफिक्स, मैंने बताया था नाम में। अब ये Br है, Br को क्या बोलते हैं, ब्रोमो, और ये कहां पर लगा हुआ है 2 पे, तो हो जाएगा 2 ब्रोमो कॉमन आ गया। 4 कार्बन से क्या बनता है, ब्यूट, तो यहाँ पे लगा देंगे ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड में क्या आ जाएगा भाई, सिंगल बॉन्ड में MHP के साथ में क्या आ जाएगा, N, तो N ब्यूटेन, तो हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इस तरीके से आप सारी सीरीज कर सकते हो, जितनी भी सीरीज हमने दे रखी हो सारी सारी कर सकते हो। आफ्टर दैट आइसोमेरिज्म है, ठीक है, क्या है भाई, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है समझेंगे आप। आइसोमेरिज्म होता है जहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहे बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो जाए, ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बदल जाए। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे यहाँ पर, जैसा मैं आपके सामने कंपाउंड रखता हूं C4H9Br, C4H9Br, तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 2-3 स्ट्रक्चर बनाऊंगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये रहने वाला है C4H9Br, लेकिन स्ट्रक्चर हर बार मैं बदल दूंगा उसकी। C4H9Br में यानी कि 4 कार्बन है, तो एक पहली स्ट्रक्चर बनाता हूँ 4 कार्बन, तो 4 कार्बन रखेंगे 1 2 3 4। एक Br भी है, तो किसी भी कार्बन से इनमें से जिसमें आपका मन करता हो किसी में भी एक पे Br भी लगा देंगे। और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती थी बच्चों, 4 होती थी ना, 4, तो यहाँ पर चेक करो इसकी 1 और 1 2, अभी 2 खाली है तो 2 हाइड्रोजन लगा दो उस पर, एक ऊपर लगा दो एक नीचे लगा दो,
इसी देखो 1 और 1 2, 2 हाइड्रोजन लगा दो, 1 और 1 2, 2 हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पर 1 और 1 2, फिर यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगा दो, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और एक ये हो गया 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन आपने लगा दिए। ठीक है, आप देखो बैलेंस करके देख लें, यहाँ पर ना कार्बन तो ये हो गए पूरे 4, C4, 1 2 3 4 पूरे आ गए। हाइड्रोजन 9, 9 में 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 2 9 हो गए, एक है Br एक Br, तो एक स्ट्रक्चर तो ये बन गया। अब मैं अगर ये स्ट्रक्चर बदल दूं, ये स्ट्रक्चर बदल दो, तो मैं कार्बन तो 4 ही लूंगा, 1 2 3 4। अब की बार मैंने Br इस पे लगाया था पहले पे, अब की बार मैं Br की पोजीशन बदल देता हूँ, सेकंड पे लगा देता हूँ Br, और फिर से इन पे हाइड्रोजन लगा दो, बाकी जो बचे ना उन पे हाइड्रोजन लगा दो। इस पे 3 हाइड्रोजन लगेंगे, H H H क्यों 3 लगेंगे, 1 2 3 4 पूरी हो जाएगी। इस पे 1 2 3 एक ही हाइड्रोजन लगेगा, इस पे 1 2 2 हाइड्रोजन लगेंगे, और इस पे 1 यानी कि इस पे 3 हाइड्रोजन लगेंगे। तो ये देखो ये स्ट्रक्चर इसके बदल गई, यहाँ पर स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर Br यहाँ था इस पे पहले पे, और दूसरे पे Br यहाँ आ गया, स्ट्रक्चर बदल गई इनकी, लेकिन जो फॉर्मूला है ना वो यही है, C4H9Br। तो जहां पर मोलिकुलर फॉर्मूला तो वही रहे, लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो जाए कंपाउंड की, बदल जाए, उसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं उसको, आइसोमेरिज्म। आई होप बात समझ में आ गई होगी, बात जो है हमारी वो क्लियर हो गई होगी आइसोमेरिज्म की, ठीक है ना। तो जहां पर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट हो जाए उसको हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। जिनके पास फोन है वो जेब में रख लीजिए अपना फोन, बेटर टू बी, ठीक है, फायदे में रहोगे। उसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, मतलब जो कार्बन वाले कंपाउंड है क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी दिखाते हैं। जैसा कि पहला बता रहा फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड, और मतलब कार्बन वाले कंपाउंड बना लेंगे। प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने इनके बारे में थोड़ा सा बताया, ठीक है ना। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन भी हो गए। केमिकल प्रॉपर्टी में इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जैसा एक तो ऑक्सीडेशन है, एक रिडक्शन रिएक्शन दिखा, एडिशन दिखा रखी है, और एक सब्स्टिट्यूशन दिखा रखी है, ठीक है ना। तो हम थोड़ा सा अपनी स्टार्टिंग में भी देख लेंगे कौन कौन से यहाँ पर केमिकल रिएक्शन दिखा रखी है, स्टार्टिंग में भी देख लेते हैं। गिव मी टाइम 1 मिनट ओनली। एलोट्रॉप्स देख लिया, आइसोमेरिज्म देख लिया बेटा। अच्छा, ये होमोलोगस सीरीज के बारे में जरा सा रह गया था, एक बार ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर होमोलोगस सीरीज, यहाँ पर ये रहा, इसे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, केमिकल प्रॉपर्टीज के जस्ट नीचे दिखा रखी है होमोलोगस सीरीज। इससे ना 100% क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, 100%, ठीक है ना, 100% क्वेश्चन आएगा होमोलोगस सीरीज से, बोर्ड में आएगा ही आएगा कंफर्म क्वेश्चन, ठीक है। अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज कंसिडर एज, ठीक है ना, होमोलोगस सीरीज। तो जहां पर या तो ऐसी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की सीरीज जहां पर फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है ना, इनके सेम फंक्शनल ग्रुप रहेंगे, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी रहेगी, ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में भी थोड़ा बहुत ही चेंज होगा। जैसा मैं यहाँ पर होमोलोगस सीरीज के आपको दिखा देता हूँ, होमोलोगस सीरीज थोड़ा सा लिख देते हैं, फंक्शन ये रहा, ठीक है। तो इनमें क्या होगा कि इन दिस सेम फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट, फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, एक जैसा फंक्शनल ग्रुप रहेगा, ठीक है ना, और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी रहेगी वो भी सेम रहेगी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम, ठीक है ना, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, एक जैसी रहेगी। एग्जांपल जैसा मान लीजिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ आपके सामने C2H5OH एथेनॉल, और दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ C3H7OH। देखो कंपाउंड तो अलग अलग है लेकिन इनके फंक्शनल ग्रुप सेम है, इसमें भी OH फंक्शनल ग्रुप है, इसमें भी OH फंक्शनल ग्रुप है। या एक और ले लो, मान लीजिए C4H9OH, तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप एक जैसे हैं तीनों कंपाउंड में, तो ये होमोलोगस सीरीज हो गई। क्या हो गई ये, होमोलोगस सीरीज हो गई, जहां पर फंक्शनल ग्रुप एक जैसे हो जाए, हाइड्रोकार्बन के साथ में एक जैसे फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो होमोलोगस सीरीज समझ में आ गई क्या, और ये आएगा जरूर, कंफर्म समझ के चलो होमोलोगस सीरीज को, ठीक है। मान लो एल्कीन के 2 कंपाउंड ले लो, मैं एल्कीन होमोलोगस सीरीज दिखाऊं, तो एल्कीन में सपोजेड मैंने एक एग्जांपल ये लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, और दूसरा एग्जांपल मैंने ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो इनके ना देखो, इसमें भी डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, पहचान हो गई कि दोनों के दोनों कौन सीरीज क्या है,
एल्केन सीरीज क्या है। लेकिन ये दोनों होमोलोगस सीरीज हो गई क्योंकि इनके फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, एक जैसे होंगे, मतलब फंक्शनल ग्रुप एक जैसा है तो उनकी प्रॉपर्टी भी एक जैसी ही होगी, ठीक है, प्रॉपर्टी में भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये भी एक जैसे मिलेगी। उसके बाद में देखो यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी है, पहले कंब्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। कंब्यूशन का मतलब यहाँ पर क्या होता है ये समझना है। कंब्यूशन का मतलब होता है जलना, बर्निंग इन एयर। जैसा मान लो मीथेन गैस है, वो ऑक्सीजन के साथ में बर्न हो जाएगी, जल जाएगी, ठीक है। अगर मीथेन को ऑक्सीजन के साथ में बर्न करेंगे तो CO2 और वाटर में वो बर्न हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम मीथेन को ही जला लेते हैं, ठीक है ना, मीथेन गैस को। तो सबसे पहले रिएक्शन है कंब्यूशन, पहले इसी को कर लेते हैं, कंब्यूशन को। केमिकल प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट कंब्यूशन, तो एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है केमिकल प्रॉपर्टीज की। पहले कंब्यूशन, ठीक है, जलना किसी चीज का, बर्न होना। तो जैसा मीथेन गैस होती है, बायोगैस भी बोलते हैं मीथेन को, फॉर्मूला है मीथेन CH4, बायोगैस बोलते हैं। ये जो एनिमल्स होते हैं, रूमिनेंट एनिमल्स, जो जुगाली करते हैं, घास चरते हैं, ठीक है ना, वगैरह वगैरह, इस तरह के एनिमल्स का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, गोबर बोलते हैं उसको, उसको मैन्योर को इकट्ठा करके उससे बनाई जाने वाली गैस का नाम है मीथेन। हंसने की क्या बात है इसमें, आपको बुरा लग रहा है क्या, गोबर आपको बुरा लग रहा है, घर में आप इसका इस्तेमाल करते होंगे मीथेन का कहीं ना कहीं, और वैसे आपको सुनने में बुरा लग रहा है, ठीक है, आपको ना ऑकवर्ड फील हो रहा है सुनने में। व्हाट इज दिस, क्या है, मतलब दिमाग खाली तुम्हारा, इसका मतलब यही है, ऊपर वाला माला खाली है। चलो, प्लस ऑक्सीजन के साथ में अगर इसको बर्न करें मीथेन को, तो यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ में अगर बर्न करें तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर देखेंगे हाइड्रोजन जितने भी हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4H, 4 हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे 2 × 2 4, 4 में से 2 ऑक्सीजन निकल जाएंगे, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 2H2, यानी कि 2 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 2 की O में मल्टीप्लाई करेंगे 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो बचा वो एक कंपाउंड बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक C बचा होगा और 2 ऑक्सीजन, C और 2 ऑक्सीजन मिलकर बन जाएगा CO2, ये भी गैस से उड़ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तुमने देखा होगा जब आपके घर में कभी पुराने टाइम पे लकड़ी जलती थी, चूल्हा होता था, तो लकड़ी जलने के बाद में आपने देखा होगा जिस जगह पर वो लकड़ी जलती थी वहां पर धुआं की वजह से वो जगह काली हो जाती थी ना, काले काले, ठीक है ना, दीवारें। तो बेसिकली पानी की वजह से हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वाटर जो है ना उसको धुएं को चिपका देता था दीवार पे, ठीक है, वरना धुआं तो सीधा उड़ जाएगा, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, चिपकते हैं, ठीक है ना, किसी इन्वायरमेंट में। अब जो जगह मिलेगी तो वहीं चिपक जाएगा, तो इसलिए जो उसका जो स्मोक होता था वो दीवारों पे चिपक जाता था वाटर की वजह से, इसलिए दीवारें क्या दिखा देती थी हमें, काली। तो मतलब इससे ये एक सबूत है, एग्जांपल है कि वाटर भी बनता है, ठीक है। तो पहली होगी कंब्यूशन, ये वाली रिएक्शन, कि मीथेन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे, CH4 कौन सी गैस है भाई, याद रखिएगा, मीथेन गैस है, मीथेन, या फिर इसका नाम बायोगैस भी है, मीथेन या बायोगैस, इसको जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, पहली प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद में इसमें दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी दी गई है, सेकंड प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो कह रहा है प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक बनेगा, याद रखना प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन, ठीक है, करते हैं हम सेकंड रिएक्शन इसकी, ऑक्सीडेशन। तो सेकंड है ऑक्सीडेशन केमिकल प्रॉपर्टी में नंबर 2, तो यहां से ले लेते हैं नंबर 2 ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन से एग्जांपल में क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसा अगर मान लो 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल यानी कि प्राइमरी अल्कोहल है, उसका ऑक्सीडेशन कराया आपने, तो ऑक्सीडेशन कराने पे बनेगा एल्डिहाइड, क्या बनेगा पहले, एल्डिहाइड। और अगर मान लीजिए आप स्टेप 2 भी चले जाएं, आगे बढ़े, आपने स्टेप 2 में एल्डिहाइड लिया और एल्डिहाइड की फिर से आपने ऑक्सीडेशन कराई, यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई, तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक, ये बन जाएगा क्या, कार्बोक्सिलिक। तो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक में। रिएक्शन करके देख लेते हैं इसके, ठीक है, केमिकल रिएक्शन ये तो होती है, इसको तो बोलते हैं, ये जो आपने करी है ना ये रिएक्शन है, आपने रिएक्शन बता दिया, व्हेन प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट कन्वर्ट इन एल्डिहाइड एंड व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट कन्वर्ट इन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो है रिएक्शन। एक होती है इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब है इसको सिंबल के फॉर्म में दिखाना, इनके ही सिंबल रख देना, इनके फॉर्मूले रख देना, तो हम दिखाते हैं केमिकल इक्वेशन। पहला स्टेप 1, स्टेप 1 ही लेंगे। स्टेप 1 में कौन सा कंपाउंड है भाई, पहले एल्कोहल, तो प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मूला होता है RCH2OH, RCH2OH। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे
क्या कराएंगे, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो ये कन्वर्ट होगा किसमें, एल्डिहाइड में। कैसे कन्वर्ट हो जाएगा देखिएगा यहाँ पर, H2 यहाँ से, ऑक्सीजन यहाँ से, ये न्यू बॉर्न ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन में से डायटोमिक गैस है, O2 करके आता है। लेकिन अगर खाली वो आ रहा है ब्रैकेट में, तो उसका मतलब है ये मोनोटॉमिक ऑक्सीजन कब हो सकता है, न्यू बॉर्न, बिल्कुल नया बना हुआ ऑक्सीजन हो। तो H2 यहाँ से, वो यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, H2O। देन उसके बाद में ये रीऑर्गेनाइज होकर रखा जाएगा, C के साथ में OH लगा हुआ है ना, तो OH के बीच में से बॉन्ड टूट जाएगा, पहले O जुड़ जाएगा फिर H जुड़ जाएगा, RCOH। और इसको ऐसे दिखा सकते हो RCHO, इसी को एल्डिहाइड बोलते हैं, RCHO को। अब ये RCOH RCHO बना है, इसका भी करा देंगे स्टेप 2 में। तो स्टेप 2 आपने लिया है, ठीक है, इसे जुगत उतारेंगे RCOH को, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस ऑक्सीजन लेंगे, एरो का साइन दिया आपने ऑक्सीजन। अब यहाँ पर क्या होगा, ये ऑक्सीजन ना C और H के बीच में ऐड हो जाएगा, यहाँ पर C और H के, तो कंपाउंड बनेगा RC डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड आगे H, RCOOH। तो RCOH यानी कि कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो गया। RCHO एल्डिहाइड होता था और RCOOH क्या होता है भाई, कार्बोक्सिलिक। ये COOH इसकी पहचान है, COOH कार्बोक्सिलिक की। तो ये हो गई इसकी सेकेंड रिएक्शन, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अगला जो है, इसमें कौन सी रिएक्शन है इसकी, नेक्स्ट रिएक्शन दिखा रखी है इसमें, तीसरी एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। एडिशन, ये इसमें एल्कीन का एडिशन करा दो, ठीक है ना, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना, एल्कीन वाली, चलो ये कर लेते हैं एडिशन, ठीक है, याद रखिएगा। थर्ड है एडिशन, तो इसकी थर्ड रिएक्शन करा लेते हैं एडिशन। नंबर 3 एडिशन। एडिशन का मतलब होता है किसी चीज का ऐड होना, जुड़ना, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में जैसे सपोज दैट हमने एल्कीन लिया, एल्कीन कंपाउंड था CH2 डबल बॉन्ड CH2, और आपने उसका हाइड्रोजनेशन कराया, हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई, निकल एक मेटल है उसके प्रेजेंस में, तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है टूट जाएंगे, और हाइड्रोजन के कितने एटम है आपके पास, 2। एक हाइड्रोजन इसके साथ में वैलेंसी पूरी करने के लिए, और एक हाइड्रोजन इसके साथ में, दोनों हाइड्रोजन अलग अलग कार्बन के साथ में आ जाएंगे उनकी वैलेंसी पूरी करने के लिए। और ये आपका जो CH2 था, अब CH2 पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH2 में एक हाइड्रोजन जुड़ेगा CH3, सिंगल बॉन्ड CH2 में एक हाइड्रोजन जुड़ेगा तो CH3 नाम 2 कार्बन से बनता है एथ, सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा N, तो ये एथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, एथेन बन जाएगा। एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। एडिशन किसी और का भी करा सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यही लूं CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस मान लीजिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे पेट में बनता है HCl, इससे रिएक्शन करा दें, हीट करेंगे तो ये टूट जाएगा हाइड्रोजन में और क्लोरीन में, डबल बॉन्ड भी टूट जाएगा, तो एक हाइड्रोजन इस पे जुड़ जाएगा मान लीजिए, और क्लोरीन का आइटम इस कार्बन पे जुड़ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, अब बनेगा ये CH2 में एक जुड़ने के बाद में क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और CH2 से क्या जुड़ जाएगा भाई, Cl, नाम हो जाएगा इसका 1 पे Cl है तो हो जाएगा 1 क्लोरो, और 2 कार्बन से क्या बनता है एथ, और सिंगल बॉन्ड में क्या लग जाएगा N, 1 क्लोरो इथेन, ठीक है। ये हो गई इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो 2 हो गई केमिकल प्रॉपर्टी, 3 हो गई है, ठीक है ना, 3 केमिकल प्रॉपर्टी हो गई है। और उसके अलावा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये जो नीचे वाली थी ना, ये सब्स्टिट्यूशन में आ जाएगी, ठीक है ना, तो ये सब्स्टिट्यूशन में आ जाएगी, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी पूरी हो गई है। अब जैसे हम इसी केमिकल प्रॉपर्टी को पूरा कर लेते हैं, तो आगे हम कौन सी प्रॉपर्टी, देखो यहाँ पर कंपाउंड देखते हैं इनके। कंपाउंड है जैसे एथेनॉल है, तो यहाँ पर शुरू में ही देख लेते हैं एथेनॉल के बारे में। से तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको एथेनॉल क्या होता है। बेसिकली बेटा एथेनॉल जो होता है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H5OH, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H5OH। इसकी स्ट्रक्चर CH3CH2OH ऐसे लेंगे, ठीक है, CH3CH2OH। एथेनॉल बनता कैसे है, तो ये बनता है, ध्यान रखिएगा, इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है। तो प्रिपरेशन होती है इसकी, आपने सुना होगा ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में छोड़ दें, जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में छोड़ दें, तो ये एक तो इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, और एक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस में, ये तो गैस से उड़ जाएगी। तो रिएक्शन लिख देता हूं मैं इसकी, ये तो इक्वेशन होगी, रिएक्शन लिख देते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 प्लस तो कुछ नहीं है, बस सीधा जाइमेज एंजाइम। ये जाइमेज एंजाइम जो होता है बेटा ईस्ट से बनता है, ईस्ट खमीर जिसे बोलते हैं ना, उससे बनता है। और ये ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगी, 2C2H5OH, और प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनाएंगे CO2, ये गैस से भाग जाएगी, और ये एथेनॉल है।
एथेनॉल एक कैसा कंपाउंड होता है, नशीला कंपाउंड होता है, ठीक है ना। इसको इसको पीने से नशा हो जाता है, एथेनॉल को शराब बोलते हैं, वाइन वगैरह इन चीजों में काम आता है। इसके साइड इफेक्ट हो जाते हैं कुछ। तो साइड इफेक्ट क्या होता है, जैसा कोई इंसान अगर इसको पीता है तो नंबर 1 उसका CNS अफेक्टेड हो जाता है, CNS अफेक्टेड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दिमाग चल जाता है उसका। दूसरी चीज उसका लीवर डैमेज हो जाता है अगर कोई इसको यूज करता है, लीवर डैमेज, ठीक है। उसके अलावा तीसरी चीज, एक लीवर डैमेज हो जाएगा, किडनी वगैरह भी डैमेज हो जाएगी, किडनी फेलियर, तो किडनी फेलियर भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें एथेनॉल के बारे में, ठीक है। यूज भी बहुत सारी चीजों में होता है। तो बहुत सारी मेडिसिन जो दवाइयाँ होती है ना, वो एथेनॉल से ही बनाई जाती है। जितनी खांसी की दवाई हो गई, ठीक है ना, एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन हो गई, सब में एथेनॉल होता है। पेज नंबर 13 थोड़ा सा इसमें भी दे रखा होगा तो देख लेते हैं। ये रहा एथेनॉल, ठीक है। तो प्रिपरेशन तो हो गई इसकी। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ा सा बस याद रखिएगा, इफेक्ट भी बता दिया मैंने। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में ये याद रखिएगा कि ये कलरलेस लिक्विड है, कलरलेस, तो इसका कोई कलर नहीं होता है, और प्लेजेंट स्मेल होती है इसकी, यानी कि खुशबू अच्छी होती है इसकी, पानी में घुल जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट इसका 78 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि पानी से भी थोड़े कम टेम्परेचर पे ये हो जाता है। और उसके अलावा ये फ्लेमेबल भी होता है, आग लग जाती है इसमें, ठीक है ना, जैसा पेट्रोल डीजल में आग लग जाती है, फिर ऐसे ही इसमें दवाइयाँ बनाने का काम आता है, सॉल्वेंट अच्छा है परफ्यूम वगैरह बनाने में, और फ्यूल ईंधन के रूप में भी काम होता है, स्पिरिट होती है ना, उसी में यूज होता है। हार्मफुल इफेक्ट मैंने आपको बताई दिया इसके, ठीक है। अगला होगा इसमें एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टी लेके चलते हैं। एथेनोइक एसिड, इसका फॉर्मूला तो होता है CH3COOH, ठीक है। ये प्रॉपर्टी कलरलेस लिक्विड है, कोई कलर नहीं होता, पंजेंट स्मेल है इसकी, तो इसकी स्मेल बेकार होती है, पंजेंट स्मेल है। टेस्ट में सोर होता है, खट्टा, क्योंकि ये एसिड है, और उसके अलावा वाटर में ये भी सोल्यूबल होता है, ठीक है। एसिडिक नेचर होती है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, पानी से रिएक्ट कर लेता है, सॉल्ट बना देता है। उसके बाद में इसकी कुछ रिएक्शन है, जैसे सोडियम के साथ में रिएक्शन कर लेता है, ठीक है ना। तो ये वाली रिएक्शन हम इसके दिखा देंगे। इस्तेमाल इसका विनेगर, सिरका बनाने में, प्रिजर्वेटिव बनाने में, ठीक है ना, और दवाइयाँ बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा देख देते हैं, ठीक है। एथेनोइक एसिड, ठीक है। तो सिरका, नाम सुना है ना आपने, सिरका या विनेगर, विनेगर, फॉर्मूला क्या है इसका एथेनोइक एसिड का, CH3COOH, एथेनोइक एसिड। इसका एक और नाम भी है, इसे नॉर्मल कॉमन नेम एसिटिक एसिड भी कहता है, एसिटिक एसिड, ठीक है। और क्योंकि ये एसिड है तो सारी प्रॉपर्टी जो भी एसिड की होगी वो उसकी भी प्रॉपर्टी होगी, एसिड वाली प्रॉपर्टी दिखाता है सारी, ठीक है। मेडिसिन वगैरह बनाने में इन चीजों में काम आता है एथेनोइक एसिड, ठीक है ना, बहुत ज्यादा, ठीक है। ये ध्यान रखना है एथेनोइक एसिड के बाद। मेटल से भी रिएक्शन कर देता है। फिर है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन क्या है, एस्टरिफिकेशन का मतलब होता है एक रिएक्शन है जहां पर आप अल्कोहल की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन, अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं और एस्टर बनाते हैं। अल्कोहल की रिएक्शन, देखो अल्कोहल है, अल्कोहल की रिएक्शन अल्कोहल से करा दो तो भी एस्टर बन जाएगा। अल्कोहल की रिएक्शन अल्कोहल, देखो यहाँ पर CH3, अच्छा अल्कोहल की रिएक्शन आपने कार्बोक्सिलिक से कराई, तो अल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक से कराते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि यही सिरका जो था इससे कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से, और कराने पर आपको एस्टर बन जाता है। तो बेसिकली एस्टरिफिकेशन क्या हुआ, फिकेशन मतलब बनाना, एस्ट्री मतलब एस्टर को, एस्ट्रीफिकेशन मतलब एस्टर को बनाना, प्रिपरेशन ऑफ एस्टर, ये हो गया। इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अल्कोहल लिया, अल्कोहल है ROH प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, एरो का साइन चेक करेंगे यहाँ सर, यहाँ पर आपने OH लिया, यहाँ से H लिया, HOH क्या निकल जाएगा भाई, H2 वाटर निकला, फिर यहाँ पर क्या बचा RC डबल बॉन्ड O। अब कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, चेक करो यहाँ पर 1 2 3, एक खाली है, ऑक्सीजन की भी 2 होती है, इसमें से भी हाइड्रोजन हट रहा, तो ये OR यहाँ जुड़ जाएगा, OR, बेसिकली ये बन गया और करके RCOOR, इसी का नाम है एस्टर। एस्टर के बनाने को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन, ठीक है। तो ये 12th क्लास में भी है एस्टरिफिकेशन, तो इसे याद रखना है, ठीक है ना, एस्टर को बनाना, ठीक है। उसके बाद में सोपोनिफिकेशन मतलब साबुन का बनना, ठीक है ना, प्रिपरेशन ऑफ सोप,
प्रिपरेशन ऑफ सोप। सोप कैसे बनती है? तो आप कोई एक स्टेरिक एसिड लेंगे, स्टेरिक एसिड, उसमें कास्टिक सोडा मिलाएंगे और मिलाने के बाद में आपको सोप बन जाएगी, ठीक है ना, साबुन बन जाएगी। ठीक है, कोई भी स्टेरिक एसिड, चर्बी, फेट वाली चीजें, ठीक है ना, ये लेंगे, इनमें कास्टिक सोडा मिलाएंगे और मिलाने के बाद में नेचुरल फ्लेवर, कलर, ठीक है ना, और उसके अलावा उनमें जो स्मेल वाले प्रोडक्ट होते हैं, परफ्यूम, ये सब चीजें मिला लेंगे। लेकिन मेन ही नहीं, दो चीजों से बनता है स्टेरिक एसिड। ठीक है, अब मान लीजिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, C17H35 COOH प्लस इसकी रिएक्शन कराते हैं कास्टिक सोडा NaOH से, एरो का साइन। अब यहां पर क्या होगा, H यहां से, OH यहां से, HOH क्या बन जाएगा, H2O, तो वाटर रिमूव हो गया प्लस H2O। एंड वाटर रिमूव होने के बाद में ये Na जो होगा ना, बेसिकली ये यहां पर आ जाएगा H के प्लेस पे, तो ये बन जाएगा C17H35 COO, सोडियम स्टेरेट। सोडियम स्टेरेट ये आपकी साबुन है जो बन गई है, ठीक है ना, रियल सोप बन गई है आपकी। तो ये सोपोनिफिकेशन पता चल गया भाई, साबुन को बनाना, उसकी रिएक्शन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिएक्शन आ जाती है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन होती है। ठीक है, उसके बाद में सोप एंड डिटर्जेंट, तो ये इसी में चल जाएगा, डिटर्जेंट्स या सोप, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज होती है, कपड़ों को साफ करना, धुलाई करना, वॉश करना, ठीक है नहीं, दाग धब्बे हटाना, तो ये सब चीजें आपको इनकी प्रॉपर्टी के बारे में पता ही है। सोप और डिटर्जेंट, बेसिकली सोप के अंदर कास्टिक सोडा कम और डिटर्जेंट के अंदर कास्टिक सोडा क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है ना। इसलिए अगर मान लीजिए कोई कास्टिक सोडा, मतलब डिटर्जेंट्स जो होते हैं उनसे धो ले अपना फेस, तो चेहरे की जो स्किन होगी वो फट जाएगी, काल पड़ जाएगी, क्योंकि उसमें कास्टिक सोडा बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं, कैटेंशन क्या है, बट मैंने इसका एग्जांपल ले दिया। कैटेंशन क्या है, लॉन्ग चेन बनाना सेम एटम्स के बीच में, उसको हम कैटेंशन बोलते हैं, जो कि कार्बन की है। एलोट्रोपिज्म ऑफ कार्बन भी हो गया, कार्बन के दूसरे फॉर्म। कार्बन के दूसरे फॉर्म क्या क्या होते हैं भाई, मैंने बताया, कार्बन ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरीन्स अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। और सोपोनिफिकेशन साबुन बनाने को बोलते हैं, सोप की प्रिपरेशन को बोलते हैं। एस्ट्रिफिकेशन एक्सरे की प्रिपरेशन को बोलते हैं। और होमोलोगस सीरीज मैंने आपको बताया कि जहां पर एक ही फंक्शनल ग्रुप की डिफरेंट क्या हो जाए, उसके मतलब एग्जांपल्स आ जाए, जैसा मैंने अल्कोहल के बहुत सारे एग्जांपल ले लिए थे, तो उसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। ठीक है, उसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कुछ यहाँ पर, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप इनको नोट कर लीजिएगा, इनको देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको खुद करना है। ठीक है, सो इनके आंसर आपको कमेंट में देना है। जो बच्चे सारे कमेंट में आंसर देगा सही, उसको हम अपनी तरफ से जो है ना पूरे सभी चैप्टर की PDF प्रोवाइड करेंगे। आप सभी बच्चे सारी PDF पाने के लिए हमारे नंबर 9760335590 पर व्हाट्सएप पे नंबर पे भेज दीजिए हाई लिखकर, और PDF क्लास 10, तो आपको सारी PDF सभी नोट्स की अवेलेबल हो जाएगी फ्रीली, बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है बेटा, कुछ आपको करना है, क्योंकि टाइम की बहुत ज्यादा कमी है हमारे पास, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना, वरना एक्सप्लेनेशन में भी देता है। ये सारी चीजें वही है जो मैंने आपको पीछे पढ़ा दी है, उन्हीं के क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आए हुए हैं, तो मैं हट जाता हूँ ताकि आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इनका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो इनकी बनाकर MCQ के अलग से प्रोवाइड करा दूंगा शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना, शॉर्ट वीडियो अलग से डाल देंगे इसकी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। उसके अलावा थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। सो आई होप आपको हमारी इतनी लंबी, बहुत लंबी वीडियो जो है ना, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव वीडियो थी। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आप सक्सेस होने वाले स्टूडेंट है, आपका फ्यूचर ब्राइट है। क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था और अब की वीडियो में कहता हूँ, ये जो जेनजीज है जो हर समय स्क्रोलिंग पे लगा हुआ है, जो एक ऐसा इंसान बना हुआ है कि उसको मोबाइल ने जकड़ लिया है, अगर उस दौर में भी आप इंस्टाग्राम छोड़ के यूट्यूब पे अच्छा कंटेंट देखने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं मानता हूं कि आपका फ्यूचर बिल्कुल एक अच्छा फ्यूचर होने वाला है, एक ब्राइट फ्यूचर होने वाला है। और मैं चाहूंगा कि आप सभी स्टूडेंट अच्छे से तैयारी करें और हमारी इस सीरीज को जो है ना कंटिन्यूअसली देखें और इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।